Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the very first video जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आपके जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को। और यहाँ पे हम जो कवर करेंगे हम इसको एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। देखिए, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आप सारे कंसेप्ट को कवर करें एंड फिर ये चेक करने के लिए कि वो कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आए हैं, हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, नहीं आप उसकी एमसीक्यू सॉल्व करें। अभी क्योंकि टाइम कम है तो सारी यूनिट्स स्टार्ट करके कंप्लीट कर पाना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। आप लोगों ने आई थिंक पहले से पढ़ रखी होंगी। आप लोगों ने जो आपके सिलेबस दे रखा है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। नहीं भी किया है तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे हम किस तरीके से एमसीक्यू को बेस करके एक रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू तैयारी कर सकते हैं कि एमसीक्यू को हम बेस लेंगे और एमसीक्यू के थ्रू हम उन कंसेप्ट को समझेंगे। तो लास्ट टाइम पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग कर पाएंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में देखे हुए सुने हुए क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग अच्छे तरीके से सीख पाएँ। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि 1000, 2000, 10,000 क्वेश्चन कितने हम करेंगे। वी आर गोइंग विद द फ्लो, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे एंड दैट डिपेंड आप लोगों के रिस्पॉन्स पे, आप लोगों के फीडबैक पे। अगर वो अच्छा फीडबैक रहता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अगर ये सेशन बेनिफिशियल लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप लोगों के लिए यहाँ पे ला पाऊँ। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फर्स्ट, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम से, और इसी नाम से एक बुक भी है। राइट, इसी नाम से एक बुक भी है। ये जो कंसेप्ट जिस पर्सन का है वो इस पर्टिकुलर बुक में क्या बात करते हैं। देखिए, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मतलब चीज़ों को सोसाइटल फॉर्म में सोचना। राइट, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो चीज़ों को सोसाइटल फॉर्म में सोचना। अब यहाँ पे इस बुक में या इस कंसेप्ट में वो बात करते हैं आपकी लाइफ की पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल ट्रबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, मेरे हेडेक है या आई एम नॉट वेल, मुझे फीवर है, तो ये मेरी पर्सनल ट्रबल है। या मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, मेरे कुछ रिलेशनशिप के इशू चल रहे हैं, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम। उससे हालांकि सोसाइटी के लोग इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरों की पर्सनल प्रॉब्लम में, बट स्टिल वो पूरी कंट्री का इशू नहीं है। बट सोशल इशू ऐसे होते हैं जो सोसाइटल इशू होते हैं और लार्जली लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि गरीबी, जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ये जो है ये ओवरऑल सोसाइटी के मेजर इशू आते हैं जिसको उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक में जिक्र किया है और किस तरीके से ये पर्सनल ट्रबल सोशल इशूज़ से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ गरीबी, ये एक सोशल इशू है, तो अगर ये गरीबी जो है ये सोशल इशू है तो काफ़ी सारे लोग हमारे समाज में गरीब हैं, और अगर वो गरीब हैं तो वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें उनकी पर्सनल ट्रबल भी इन रिटर्न क्रिएट करेंगी। राइट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता देती हूँ मैंने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। आंसर हो गया C.W. मिल्स। क्लियर? अच्छा, इफ़ यू नीड द PDF ऑफ दिस देन डू लेट मी नो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको PDF चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि इन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था। ये बात करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस यानी कि पर्सनल ट्रबल और आपके सोशल इश्यूज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट किसने दिया? तो जिस व्यक्ति ने पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट दिया उनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। सोशियोलॉजी को इमर्ज करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दैट्स वाई आप सोशियोलॉजी को एक विषय, एक सब्जेक्ट के रूप में आज पढ़ रहे हैं। पॉजिटिविज्म के थ्रू वो ये कहना चाहते थे कि आप जो समाज में धर्म के बेसिस पे चीज़ों को आप पे थोपा जा रहा है, धर्म को बेस रख के आप पे थोपा जा रहा है, नहीं जी धर्म में लिखा है तभी आप लोग जो है वो समाज की हिरार्की में सबसे नीचे आते हो, तभी आप लोगों को बाकी लोगों को सुपीरियर मानना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समाज के बड़े बड़े फैसले लेने का हक नहीं दिया जाएगा, तभी आप लोग चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो रिलीजन के नाम पे लोगों की क्वेश्चनिंग एबिलिटी को ख़त्म किया जा रहा था, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया गया था। बट पॉजिटिविज्म एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा कंसेप्ट था जो कहता था कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढिए, चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी कीजिए। साइंटिफिक स्टडी से क्या मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उसका एक कारण है और उसका एक प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है। तो चीज़ों के कॉज एंड इफेक्ट को देखिए, इसका मतलब चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज कीजिए। ये बात करता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मतलब क्या होता है? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी। समाज का आप साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें, और वैज्ञानिक मतलब लैब में रिसर्च करना नहीं है। वैज्ञानिक मतलब उसके कारण जानिए, उसके इम्पैक्ट जानिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया बस उसी को आपने सच मान लिया एंड आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो। राइट,
तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है ये दिया था किसने, अगस्त कॉम्ट ने। डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिटेल में देखा। द आंसर टू दिस इज रिटन हियर, राइट। अगस्त कॉम्ट, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द चंपारण मूवमेंट। अब ये जो है ये रिलेटेड है आपके सोशल मूवमेंट नाम से चैप्टर है, वहाँ पे किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, बैकवर्ड सेक्शन को लेके जितने भी सत्याग्रह हुए, जितने भी मूवमेंट रेज किए गए वो सारे वहाँ पे जिक्र करना है, आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्सन का नाम है चंपारण, आपको पता होगा चंपारण इज़ अ प्लेस इन बिहार। तो गांधी जी ने इसको लीड करा। अब कहानी थोड़ी सुन लेते हैं। महात्मा गांधी जब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब वो धीरे धीरे इंडिया की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे थे। डायरेक्टली इंडिया की प्रॉब्लम में जंप करने की बजाय उन्होंने सोचा रुक जाता हूँ, पहले सोसाइटी को ऑब्जर्व करता हूँ। तो ऑब्जर्व करा उन्होंने, और जो सबसे पहला उनका सत्याग्रह जो इंडिया में था, सत्याग्रह जो उनका सबसे पहला था वो था चंपारण। चंपारण के बाद उनका था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्होंने लीड करी थी, राइट। और उसके बाद था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा इज़ अ प्लेस इन गुजरात, तो उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह था। सबसे पहला था चंपारण। चंपारण बिहार में एक जगह, किसने लीड करा था, महात्मा गांधी ने। किसानों से रिलेटेड एक मूवमेंट था। क्या मूवमेंट था, किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जा रही थी, और अब क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डिस्कवर कर ली थी, तो इंडिया के किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, उन्हें बदले में प्रॉपर रिटर्न भी नहीं दिया गया। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे गांधी जी ने क्या करा था, ब्रिटिशर के अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है वो लीड करा था, राइट। चंपारण सत्याग्रह एक किसानों का आंदोलन था। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको स्टार्ट करा था। यहाँ पे आपने ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो था फार्मर्स ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में रिवोल्ट करा। क्यों? क्योंकि उन पे जो इंडिगो कल्टीवेशन ज़बरदस्ती जो कल्टीवेट कराई जा रही थी, कोई रिटर्न प्रॉपर नहीं दिया जा रहा था, उसके अगेंस्ट ये जो मूवमेंट था ये लीड किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज बाय मार्क्स फॉर हैव्स। देखिए कार्ल मार्क्स जो हैं वो दो अलग अलग ग्रुप की बात करते हैं। एक वो कहते हैं होते हैं कैपिटलिस्ट लोग, और दूसरे होते हैं वर्कर्स, दूसरे होते हैं श्रमिक। कैपिटलिस्ट को वो कहते हैं बुर्जुआ, राइट, एंड इनको वो कहते हैं प्रोलेटेरिएट। अलग अलग नाम है इनके, राइट। तो ये जो होते हैं इनके पास ये ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास संसाधन होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, वर्क फॉर कैपिटलिस्ट पीपल, ये उनके रिसोर्सेज पे काम करते हैं, राइट। तो ये वो लोग हैं जिनके पास चीज़ें हैं, हैव्स, ये वो हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, हैव नॉट। क्लियर? कैपिटलिस्ट लोग, बुर्जुआज लोग वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हैव, और इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, हैव नॉट। तो आप जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्लियर कट कहते हैं कि वर्कर्स को एकजुट होना पड़ेगा, वर्कर्स में क्लास कॉन्शियसनेस आनी पड़ेगी। क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना भी कार्ल मार्क्स का ही एक कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वर्कर्स को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट लोग, कैपिटलिस्ट पीपल अगेंस्ट द बुर्जुआज, प्रोलेटेरिएट को इनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वो सिंपल पूछ रहे हैं कि जो ये हैव्स हैं ये आप किसके लिए यूज़ करते हो। हैव मतलब वो लोग जिनके पास संसाधन हैं, जो उसके ओनर हैं। तो हैव में हमारे पास कौन आ गए, बुर्जुआज। क्लियर? आंसर टू दिस इज रिटन हियर, ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर पाए, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा ना हो आप सब यूज़ कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो, और आने वाले जनरेशन के लिए वो रिसोर्स बचे ही ना, राइट। तो 2015 में ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ SDG अडॉप्ट किए गए, जो टारगेट रखा गया कि सारी कंट्री उनको अचीव करने की कोशिश करेगी, और 2030 तक का टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक हमें वो सब गोल अचीव करने हैं, राइट। वो गोल कितने हैं इन नंबर, तो दैट गोल्स आर 17 इन नंबर। SDG 1 to 17 है जो 2015 में सेट किए गए और 17 तक हमें अचीव करने हैं। हैव अ लुक ऑफ द नेम वंस। नंबर 1 जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कोशिश करनी है आपकी कंट्री से गरीबी खत्म हो। गरीबी के साथ साथ कोशिश करनी है कि लोग भूखे ना मरे, हंगर ज़ीरो हो जाए, लोगों की हेल्थ और वेलबींग अच्छी हो, राइट।
लोग जो है वो हेल्दी रहे। जैसे इंडिया में अभी मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है, यंग एज में बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, राइट। तो ये व्हाट इज़ द रीज़न, एक स्टडी का रीज़न है। क्या रीज़न है? तो हेल्थ एंड वेलबींग पे गवर्नमेंट को भी फोकस करके चलना चाहिए। एजुकेशन सबको प्रॉपर मिलनी चाहिए, नंबर 4 गोल है। जेंडर इक्वालिटी रहनी चाहिए, मेल एंड फीमेल को लेकर डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर। 6 सबको पीने का साफ सुथरा पानी मिले, साफ सफाई रहे आपके यहाँ पे, सबको क्लीन एनर्जी मिले। 7th गोल है। देखिए सब कंट्रीज़ को अपनी अपनी कंट्री में अचीव करने के लिए कोशिश करनी है, और अचीव करेगा कौन? गवर्नमेंट प्लान, पॉलिसी, रूल्स, लॉज बना के इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेगी। सबको एक काम मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सबकी। इंडस्ट्री प्रॉपर सेटअप करो, अच्छा इंफ्रा हो आपके यहाँ पे, इनोवेटिव आइडियाज़, टेक्नोलॉजी आप लेके आओ। फिर आपके पास इनइक्वालिटी, देखिए ये 5th था, जेंडर इक्वालिटी रहनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए जेंडर मेल फीमेल को लेके। लेकिन यहाँ पे आपको हर एस्पेक्ट पे इनइक्वालिटी कम करनी है। अमीरी गरीबी को लेके हो रही हो, चाहे कास्ट को लेके, जाति को लेके आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 11 गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जो सिटीज़ हैं, जो शहर जहाँ पर रह रहे हो, वो रहने लायक होने चाहिए। रहने लायक होंगे तो क्या? साफ़ सफाई, हवा, पानी, ये सब चीज़ें वहाँ अच्छी हों। फिर आपका जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, जो आप खरीद रहे हो, खरीदने का प्रोसेस, कंजम्पशन, बना के प्रोड्यूस करना इस प्रोडक्शन, वो प्रॉपर वर्क होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पे आपको फोकस करना है। क्लाइमेट आप देख रहे हो इस समय पे क्लाइमेट को लेके कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ओवरऑल ग्लोबल कंसर्न है ये, तो क्लाइमेट को लेके आपको एक्शन लेना है। लाइफ बिलो वाटर मतलब मरीन लाइफ पे आपको फोकस करना है। लाइफ ऑन लैंड मतलब ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, हर तरीके के, मतलब सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, पेड़ पौधे, इन सब जीव जंतुओं का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पीस बना के रखना है। फिर आपको कोशिश करनी है कि बाकी लोग, बाकी कंट्रीज़, बाकी अलग अलग अपने इंस्टीट्यूशन के साथ आप पार्टनरशिप बना के रखो, ताकि आप ये अबव गोल अचीव कर सको। तो टोटल कितने गोल हैं? 17 गोल है। 2015 में सेट किए। टारगेट ईयर क्या है अचीव करने का? 2030 है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज टेक्नो स्पेस मीन? तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। देखिए वैसे भी सोसाइटी डोमिनेट करेगी टेक्नोलॉजी को, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। टेक्नोलॉजी सोसाइटी एक दूसरे से अलग हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, नेगेटिव कोनोटेशन है। टेक्नोलॉजी पीछे बैठ जाए, डेवलपमेंट की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल पीछे हो जाए, तो ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बच जाता है, डिफ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पहुंच जाए, राइट, जिससे कि टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप चेंज हो। जैसे इधर तक ना रहे, टेक्नोलॉजी स्कैटर होके अलग अलग जगह टेक्नोलॉजी पहुंचे, ताकि एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट देखने को मिले। तो सोशियोलॉजी में जब हम बात करते हैं जो आपका टेक्नोस्केप्स होता है, इसका मतलब क्या है? फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अलग अलग फील्ड में हमें, आज की डेट में आप देख रहे हो स्कूल में टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ रहे हैं। मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर, राइट। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। ये जो कंसेप्ट था, इसको डेवलप करा था अर्जुन अपादुराई ने, जो ये देखते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बॉर्डर के, जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद सिर्फ इंसान और सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है। तो किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी जब बॉर्डर क्रॉस कर रही है, जब एक जगह से दूसरी जगह वाइड स्प्रेड हो रही है, तो वो वहाँ के कल्चरल और सोशल चीज़ों को बदल के ह्यूमन की लाइफ में बदलाव ला रही है। जैसे आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, अलग अलग और प्लेटफॉर्म्स है, किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर रही है चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, किसने कमेंट करा कि रिलीजन जो है वो ओप्रेस्ड क्रिएचर की बात करता है, हार्टलेस वर्ल्ड का एक दिल है, और सोललेस कंडीशन का आत्मा है। और सीधा सीधा बोला इट इज़ द ओपियम ऑफ पीपल। किसने बोला इसे? तो रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल। आंख बंद करके अच्छे से घोट के पी जाइए, ये स्टेटमेंट थी बाय कार्ल मार्क्स, राइट। दिस वॉज द स्टेटमेंट बाय कार्ल मार्क्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। रिलीजन को ओपियम ऑफ पीपल किसने बोला? ओपियम होता है मतलब अफीम को बोलते हैं ओपियम, राइट। तो जैसे अफीम इंसान के माइंड को कंट्रोल करने लगता है, अगर आप अफीम ले रहे हो, अगर आप ओपियम कंज्यूम कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। इसी तरीके से रिलीजन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। रिलीजन उनके डिसीजन पे इम्पैक्ट डालता है, राइट। रिलीजन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। तो यही है ओपियम ऑफ पीपल बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि रिलीजन जो है वो फॉल्स कंफर्ट दे रहा है लोगों को। उनको एक्चुअल में जो समाज में और जो आर्थिक रूप से जो इनइक्वालिटी है, उन पे उनका ध्यान ही नहीं जाने दे रहा है। ये लिख दिया कि रिलीजन में ऐसा लिखा है, ऐसा होना है, तो आप मान रहे हो। लिखा है धर्म, भगवान कह गए हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास का स्ट्रक्चर रहेगा, तो आप मान रहे हो। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हालांकि कार्ल मार्क्स ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो इंडियन सोसाइटी का फीचर है, बट बाहर की कंट्री में भी इनइक्वालिटीज़ थी,
राइट। कुछ लोग अपने आप को सो कॉल्ड क्लेम करके कि हम टॉप क्लास पर्सन है, हमें ये पावर मिली है कि हम सोसाइटी के रूल बनाएंगे, तो ये उस चीज़ को यहाँ पे चैलेंज कर रहे थे कि सिर्फ कुछ लोग, सिर्फ चंद कैपिटलिस्ट पीपल कैसे पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई रिलीजन को इन्होंने यहाँ पे ओपियम ऑफ पीपल बोला। फिर आता है वर्स्टेहेन किसका कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे सीधे सीधे थिंकर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये किसका कंसेप्ट है। वर्स्टेहेन का सिंपल सा मतलब होता है अपने आप को दूसरे के शूज़ में या दूसरे की प्लेस पे रखे देखना, चीज़ों को स्टडी करना। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि यार आप उसके हिसाब से सुनोगे तो वो भी सही है, मेरे हिसाब से सुनोगे तो मैं भी सही हूँ। तो चीज़ों को इस तरीके से आप एनालाइज करो, दूसरों के व्यू पॉइंट से सिचुएशन को एनालाइज करना, राइट। तो वर्स्टेहेन इज अ कंसेप्ट बाय मैक्स वेबर, कि मैक्स वेबर का सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। मैक्स वेबर इसके थ्रू क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने आप को दूसरे के शूज़ में रखना ताकि आप उसके इंटेंशन, उसकी मोटिवेशन, उसके बिहेवियर के पीछे के इंटेंशन जान सकें। वो पर्सन ने जो वो काम करा है उसके पीछे उसकी क्या थॉट प्रोसेस था, उसके पीछे उसका क्या बिहेवियर था, आप वो चीज़ें जान पाएँ, राइट। काइंड ऑफ साइकोलॉजी सामने वाले की समझो, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न आप समझने की कोशिश करो। जीएच मीड कौन से सोशोलॉजी स्कूल से बिलोंग करते हैं। देखिए सोशोलॉजी के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। पर्सपेक्टिव मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, वो पेड क्लास ऐप पे यूजीसी नेट की जो है वहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सारे पर्सपेक्टिव डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता है, राइट। फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है, फेमिनिज्म है, और ये एक आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। तो जो जीएच, जैसे कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स बिलोंग करते हैं, राल्फ डेरेनद्रॉफ बिलोंग करते हैं, राइट, मैलिनोव्स्की बिलोंग करते हैं यहाँ से। तो ये हम सब धीरे मतलब आगे देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। जीएच मीड आपको ध्यान रखना है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से बिलोंग करते हैं, राइट। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से बिलोंग करते हैं। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों के मीनिंग निकाल रहे हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। देखिए इंटरेक्शन, रिटन कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है, समटाइम देयर आर सर्टेन सिंबल्स जो कुछ चीज़ बताते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम थम्स अप कर रहे हैं, हम किसी को सुंदर बोलने के लिए अपने हाथों को राउंड करते हैं फिंगर एंड थंब के सहारे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग, देयर आर मल्टीपल सिम्बल्स समटाइम जो कुछ चीज़ें शो करते हैं। जैसे जापान में अगर वर्कर्स जो हैं दे गो ऑन स्ट्राइक तो दे वियर द ब्लैक बैच, वो एक ब्लैक बैच पहन के प्रोडक्शन करते हैं। वो रोड पे आके बैठ के फैक्ट्री का गेट बंद करके नहीं बैठते हैं। तो वो ब्लैक बैच इज सिंबल की वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वर्कर मैनेजमेंट के किसी फैसले से खुश नहीं है। तो देयर आर सर्टेन सिंबल्स भी कई बार मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, और आप सिंबल्स के थ्रू भी चीज़ों का मीनिंग समझते हो, आप आपस में इंटरेक्ट कर पाते हो, जैसे कि कोई लैंग्वेज या गेस्चर, राइट। तो ये चीज़ जो है ये माइक्रो लेवल की स्टडी होती है, जहाँ पे मीनिंग्स जो है वो टाइम टू टाइम आप क्रिएट कर रहे हो कुछ सिंबल्स के थ्रू, या फिर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीडे रूटीन में आप इसको इंट्रैक्शन के लिए समटाइम यूज़ करते हो। जैसे मैंने बताया थम्स अप, ब्यूटीफुल, सम इस तरीके की चीज़ें। चलिए तो यहाँ पे आगे देखते हैं जीएच मीड किससे बिलोंग करते हैं। जीएच मीड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास 10 क्वेश्चन करके हम करेंगे, एंड रेस्ट डिपेंड इफ यू गाइज वांट। अगर मुझे कमेंट आते हैं, अगर मुझे लगता है कि आप तक ये सीरीज पहुंच रही है एंड इसका बेनिफिट हो रहा है, तो मैं इन नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक वीडियो में बढ़ा भी दूंगी, और डेली हम 2 से 3 वीडियो कवर करने की कोशिश भी करेंगे आपके एग्जाम तक। अब क्वेश्चन आता है सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स इज अ कंसेप्ट लिंक विद। ये कौन से पर्सपेक्टिव से लिंक है। तो देखिए सोसाइटी बहुत सारे छोटे 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 पार्ट को मिलके बनी है, एंड हर पार्ट का अपना फंक्शन है, हर पार्ट का अपना फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट है, राइट। देयर इज हार्ट, देयर इज हैंड, देयर आर लिवर्स, राइट, आर्टरीज देयर, हैंड है, आईज हैं, एवरी पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन, सबके अपने फंक्शन है। और अगर एक भी पार्ट आपका फंक्शन करना बंद करता है तो बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है, चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं। इसी तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स है जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर एक में भी कुछ गड़बड़ होती है तो सोसाइटी में क्या आ जाता है, इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कहता है सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन टू परफॉर्म। सबका अपना काम होता है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी को क्या देखते हैं, कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके बहुत सारे पार्ट हैं जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, और मिलके काम कर रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर इनमें से एक भी पार्ट थोड़ा सा बीच से हटा या डिस्कनेक्ट हुआ तो वो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज में, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, सबका अपना अपना काम है। अभी वी आर नॉट लुकिंग इनटू द फंक्शन ऑफ रिलीजन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ फैमिली, वो सब अभी हम नहीं देख रहे हैं। क्लियर। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, एक्सप्लेन भी करा है मैंने।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जितने ज़्यादा लोगों का मेरे पास कमेंट आएगा तो मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूँगी इसको और अच्छे से हम यूट्यूब पे कम्प्लीटली फ्री फॉर्म में इसको कवर अप करें। रेस्ट आपके देखिए, आप क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही रही है, आपने देख लिया आप किस तरीके से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो दैट इज़ द थिंग, इफ़ यू नीड द PDF और द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो देन ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप इस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।